हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 172 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 173 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसे किस तरीके से लिखना है। तो आपका प्रश्न है, क्या आपके विचार में अकबर की राजपूत नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य व्यवस्था में समाविष्ट करने का एक सोचा विचारा प्रयास था? 15 नंबर का है। आपने लिखा है, अकबर की राजपूत नीति कोई आकस्मिक योजना नहीं थी, बल्कि ये सल्तनत काल से मुगल काल तक भारतीय शासकों एवं विदेशी मुस्लिम शासकों के निरंतर चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने का एक सफल कूटनीतिक प्रयास था। अकबर इस बात को जान चुका था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में अल्पसंख्यक मुस्लिम शासकों के साम्राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि मुस्लिम सत्ता के सबसे बड़े शत्रु विशिष्ट भारतीय शासकों अर्थात राजपूतों को मुगल साम्राज्य का मित्र बना दिया जाए। अकबर की इस नीति के निम्नलिखित कूटनीतिक कारण थे। एक संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण, राजपूतों के शौर्य एवं पराक्रम का प्रयोग साम्राज्य के भावी विस्तार में करना, अफगान समस्या का समाधान, और फिर आपने लिखा है अफगान समस्या का समाधान, ठीक है, राजस्थान के आर्थिक एवं सामरिक महत्व का होना, ठीक है। फिर उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकबर ने राजपूतों को वैवाहिक संबंधों, मनसबदारी व्यवस्था में उच्च पद, उनके क्षेत्र में उन्हें वतन जागीर के रूप में देना तथा उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान कर अकबर ने राजपूतों को मुगल व्यवस्था में न केवल शामिल किया बल्कि उन्हें साम्राज्य का सबसे बड़ा हितैषी बना दिया, जिसके कई दूरगामी प्रभाव भी हुए। अतः मुगल साम्राज्य की सफलता एवं स्थायित्व में एक बड़ा कारण अकबर द्वारा हिंदू कुलीन वर्ग को उनके निहित स्वार्थ के रूप में राज्य के हित से जोड़ देने का प्रयास भी था, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है, बट यही है कि इसमें थोड़ा क्रम को आपने ऊपर नीचे कर दिया है, तो आप इसको क्रम में लगाइए। क्रम में लगाने का मतलब क्या है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा है। पहले तो हम एक दो वर्ड आपको सही कर दें जो आपको नहीं करने हैं। जैसे आपने ये वर्ड लिखा है ना राजस्थान, आपको अच्छे से पता है कि उस समय राजस्थान नहीं था। क्लियर? राजस्थान कई सारी रियासतों में बटा था, चाहे जोधपुर हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे बीकानेर हो, क्लियर, चाहे जैसलमेर हो, तो इन सारी रियासतों में बटा था। अब आप राजस्थान जब लिख देते हो ना, तो इससे पता चल जाता है कि आप राजस्थान के ही हो। क्लियर? और ये बात बिल्कुल सच है कि आप राजस्थान के ही हो। तो इस चीज़ को आपको नहीं मेंशन करना है। ये फिर वही बात आ जाती है क्षेत्रवाद की। एग्जामिनर समझ जाएगा, मतलब जब मैं समझ सकता हूँ तो एग्जामिनर तो समझ ही सकता है। हालांकि मैं तो समझ कुछ और कारण से भी जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का एड्रेस मेरे पास रहता है, लेकिन आपको ये वर्ड नहीं यूज करना है। क्लियर? राजस्थान नहीं यूज करना है, क्योंकि उस समय आप ये बता सकते हो कि उस समय उत्तर पश्चिम समस्या को सॉल्व करने के लिए, और ऑलरेडी आपने जब यहाँ पे बता दिया है अफगान समस्या, तो ये उत्तर पश्चिम की ही बात में आ जाता है। क्लियर? तो बार बार पॉइंट को रिपीट नहीं करना। दूसरी बात, आपसे क्या पूछा है, आपके विचार में, लाइन आप समझिएगा, क्या रहा है, आपके विचार में अकबर की राजपूत नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य व्यवस्था में समाविष्ट करने का सोचा विचारा प्रयास था। मतलब आपको सामान्य रूप में बताना है कि जो राजपूत नीति थी वो क्या थी, उसका कारण क्या था और उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा। समझ गए? यहाँ पर क्या होगा कि प्रश्न देखने में तो लग रहा है कि हाँ, इसमें हमें क्या करना है कि पहले हम इसका इम्पेक्ट बता दें, क्लियर, फिर हम इसका कारण बता दें और फिर हम बता दें राजपूत नीति क्या थी। तो अनअरेंज नहीं हो गया। और आप खुद ही देखो कि आपका प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, तो हमें उसी अनुरूप इसको सॉल्व करना है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर कभी तो आप कहते हो ऐसा कर दो, कभी कहते हो वैसा कर दो, तो ये प्रश्न की डिमांड के अनुरूप होता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट बताना अकबर की राजपूत नीति क्या थी, ठीक है, उसका विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या था, क्लियर, और उस उद्देश्य में वो कितना सफल रहा ये मूल्यांकन कर देना है। और जब आप ये मूल्यांकन कर दोगे तो यहाँ पर एक काम और करना है,
क्या करना है कि आपको इसी को लेकर आगे 1707 तक ले जाना है, 1707 तक। मतलब औरंगजेब ने इस नीति का परित्याग कर दिया, आगे चल के कई सारे मुग़ल बादशाहों ने परित्याग कर दिया। इसीलिए जिस मुग़ल साम्राज्य की नींव की इमारत अकबर ने खड़ी की थी वो ढहने लगी, समझ गए। अर्थात जब नींव पर ही मुग़ल बादशाह लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि अकबर का जो एम्परर था वो समाप्त हो गया। और यहाँ पे एक जानकर आपको खुशी इस बात की होगी कि जब आप ऐसी लाइन लिखेंगे ना तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो इस मत पे सर्वमान रूप से सहमत है कि हाँ, बाद के मुग़ल बादशाहों ने ये गलती की। अगर राजपूतों के साथ में वो इस तरीके का गलत व्यवहार ना करते और अकबर की पॉलिसी को ही फॉलो करते तो वो क्या कहते हैं, उनका साम्राज्य इतनी जल्दी विघटित ना होता। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सच में क्या ये अकबर का दिमाग था या किसी और का था। तो आप जब बाबरनामा पढ़ते हो तो बाबरनामा में बाबर ने हुमायूं को जो हिदायत दी थी, कभी अगर आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू के बाद, सॉरी प्रीलिम्स और मेंस के बाद, तो इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे आप बाबरनामा कभी पढ़ना, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मतलब इसलिए मत पढ़ना कि किसी मुस्लिम शासक ने लिखी है, या इसलिए मत पढ़ना कि उसमें बाबर ने अपनी तारीफ़ की होगी, बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में उस बाबरनामा में बाबर ने इंडिया क्या था उस समय इसकी बातें लिखी हैं, क्लियर। और काफ़ी अच्छे से उसमें विश्लेषित किया है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को या अपने आगे आने वाले उन राजकुमारों को या अपने पुत्रों को ये हिदायत दी है कि अगर तुम्हें इंडिया में अपने साम्राज्य को स्थायित्व करना है और उन्हें मजबूत बनाना है तो इंडिया के आइडिया के साथ में या इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ में खिलवाड़ मत करना। और जिस दिन तुम खिलवाड़ कर दोगे उसी दिन तुम्हारा साम्राज्य पतन की ओर चला जाएगा। इसीलिए देखना कि जब हुमायूं सत्ता में आता है तो वो भी हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। मतलब वो धार्मिक जिहाद का नारा लेकर आगे नहीं बढ़ता, समझ रहे। और उसी पताका को अकबर भी पकड़ता है। और अकबर के ऊपर इस बात का इम्पैक्ट इसलिए भी था क्योंकि अकबर की जो एजुकेशन थी उसमें हिंदुत्व का ज़्यादा समावेशन था। क्यों? क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई थी वो वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों और इन सबके अध्ययन से हुई थी। इसीलिए देखना कि अकबर के टाइम पीरियड में ही तुलसीदास आते हैं और वो कई सारी रचनाओं की रचना कर जाते हैं। और अकबर के टाइम पीरियड में हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कई बार जब आप तो हिंदी लिटरेचर पढ़ोगे कभी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अकबर के टाइम पीरियड में ही इतने सारे धर्म ग्रंथों का और इतने सारे राष्ट्रीय मूवमेंट आंदोलन क्यों हुए हिंदी को लेकर, और धर्म की इतनी स्वतंत्रता क्यों हुई, क्यों उस समय भक्ति आंदोलन और ये हिंदी साहित्य के आंदोलन इतने जागृत हुए। तो रीज़न यही था कि अकबर उस समय समता का भाव रखता था। और वही बात है कि जब समता का भाव आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता होगी तो आपकी जो नीतियाँ हैं वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगी। और जब आपकी नीतियाँ धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगी तो आपका जो एक वर्ग है जिहाद लगाने वाला वो आपसे खफा हो जाएगा। तो उस खफा हुए वर्ग को संतुष्ट करने के लिए आप एक ऐसे श्रेष्ठ वर्ग को श्रेष्ठ वर्ग को अपने साथ में लोगे जो वास्तव में भारत की जन जन में, भारत के धन में, या कहें कि भारत की उस धरा में अपने आप को अनुकूलित किए हुए कि आपकी जो लेजिटिमेसी है, आपकी जो वैधता है वो बनी रहे। और उस समय अगर कोई एक व्यक्ति था तो वो थे राजपूत। राजपूत बेसिकली बाबर ये कहता है कि ये लोग खेतीहर मजदूर थे या खेतीहर प्रदेशों से आए थे, क्लियर। क्योंकि बाबर के टाइम पीरियड पे माना जाता है कि जब पूर्व मध्यकाल जब समाप्त हो रहा होता है या कहें कि पूर्व मध्यकाल की जब शुरुआत हो रही होती है तो ये सब खेतीहर मजदूर होते थे। लेकिन अपनी शौर्य, अपने पराक्रम और अपनी वीरता के कारण ये योद्धा वर्ग में शामिल हो गए। और इनकी वीरता और इनका शौर्य और इनका पराक्रम इतना मजबूत था कि आगे चलकर ये एक वर्ग के रूप में तब्दील हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे मैं देखो दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि वास्तव में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत कैसे आए, कैसे क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो गए, ये सब मैं यहाँ नहीं बताने वाला। क्योंकि इसमें कई सारी कहानियाँ हैं, कई प्रकार की किंवदंतियाँ हैं।
तो वो लोग आप वो चीज़ें आप अपना लोकल में पढ़िएगा, क्लियर, क्योंकि हिस्ट्री का वो पार्ट है नहीं फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब वैसे कभी जब मौका मिलेगा तो हम आपको सारी वंशावलियाँ बताएंगे और उस पर डिस्कस भी करेंगे। खासतौर पर एंशियंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं कि किस वंश को कैसे उत्पत्ति हुई। जैसे आता है ना कि क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से, मतलब आप उदक से जिसको बोलते हैं, उदर से, तो ये सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। तो आप देखोगे कि उस समय जब ये सबसे शक्तिशाली थे और मुग़ल सत्ता को सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर कोई करता था तो यही करते थे। तो अकबर को लगा कि अगर हमें अपने आप को मजबूत करना है और एक ब्रॉड विजन के साथ में मुग़ल सत्ता या मुग़ल साम्राज्य का निर्माण करना है, तो इनसे युद्ध और लड़ाई उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे इतने दुश्मन हैं, ऑलरेडी हम अभी शेर शाह से हमारे पिताजी उसको पराजित करके अफ़गान की समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर हम आंतरिक रूप से इनसे ही लड़ते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। और ये हमसे जो मांग रहे हैं वो हमारे पास देने के लिए उपयुक्त विचार है, तो क्यों ना हम इनको दे दें। और देने के लिए उसने कई सारी पॉलिसियाँ अपनाई, चाहे फिर वो व्यवहार, मोटे तौर पर उसने 5 तरह की पॉलिसी अपनाई थी राजपूतों के साथ में। एक तो अपनाई कि उनको पद दिया, मतलब उनको मनसब प्रदान किया, उनके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर किया कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान सबके सब इक्वल हैं, क्लियर। तीसरी बात, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चौथी बात उसने क्या की, इनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड कराई कि ठीक है हम आपसे तीर्थ कर और जजिया कर नहीं लेंगे, क्लियर। ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा इसने क्या किया, जो भी राजा इनसे पराजित हो जाता था युद्ध में, तो उसके साथ एक तरीके का बुरा व्यवहार नहीं करता था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी आलोचना करता था। अकबर की यही एक सबसे बड़ी खास बात है, इसलिए अकबर को महान कहते हैं। इतिहास में कई ऐसे नायक और नायिकाएं हुई हैं जिनको हम महान कहते हैं, तो वो रीज़न यही था कि अकबर अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करता था। वो अगर ये देख ले कि वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है और इस योग्यता का हम यहाँ पर सदुपयोग कर सकते हैं, तो इसको मारो मत। और इसी चीज़ को आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि जब मेडवल इंडिया में पढ़ाएंगे तो अकबर पे काफ़ी डिटेल पढ़ाएंगे आपको, खासतौर पर पर्शिवल स्पेयर ने काफ़ी अच्छा इन पर लिखा है। तो अकबर ने क्या किया, जब हेमू को बैरम खां के द्वारा मार दिया गया, मतलब बैरम, हेमू को तीर लग गई थी, हिंदू शासक, और हेमू जब गिर गया अपने ओहदे से, हाथी के जो मांद होती है उससे जब गिर गया नीचे, तो बैरम अकबर नहीं मारना चाह रहा था क्योंकि अकबर अपने दुश्मनों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता था। तो अकबर चाह रहा था कि इस व्यक्ति को हम परसुएट करके, इसको मोटिवेट करके अपने साथ मिला लें ताकि हमारा जो शासन है वो और मजबूत हो जाए। लेकिन बैरम खान ने उसको मार दिया क्योंकि बैरम खान जिहाद टाइप के नारे को प्रमोट करता था और बैरम खान इसका संरक्षक था। तो सोच सकते हो कि जो इसका संरक्षक था बचपन से, जो इसका मास्टर था, आगे चलकर बैरम खां से नाराज होकर बैरम खां को भगा देता है अपनी सत्ता से, बोलता है दिखाई मत पड़ जाना मेरे शासन के आसपास। और जब बैरम खां विद्रोह करने की कोशिश करता है तो उसको मरवा भी देता है। समझ रहे? कहने का मतलब क्या है कि अपने दुश्मन को, उसके गुणों को पहचान कर अपने मित्र को भी मार देता था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये सोचता था दुश्मन है तो दुश्मन को मार दो। कहने का मतलब युद्ध नीति में भी वो काफ़ी कुशल था। युद्ध नीति के अंतर्गत आप कह सकते हो कि उसके अंदर इथिकल मैनर थे, इथिक्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे आज भी खासतौर पर जब आप इंडियन आर्मी को जब पढ़ते हो तो आपने अभी कई बार देखा होगा कि कई सारे वीडियो वायरल होते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर या अलग अलग रीजन को लेकर, कि क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक बार एक वीडियो मैं देख रहा था कि एक आतंकवादी था, वो छिपा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया इंडियन आर्मी ने कि उसकी माँ, उसकी वाइफ शायद थी या उसकी माँ थी, उसकी माँ और शायद उसके बच्चे को पकड़ लाते हैं इंडियन आर्मी के लोग। और इंडियन आर्मी के लोग कहते हैं कि माँ जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को बुलाइए, हम गोली नहीं मारेंगे। मतलब सोच सकते हो कि आतंकवादी है और उसको गोली मारने की फुल छूट है इंडियन आर्मी के पास। बट इंडियन आर्मी के अंदर इतना इथिक्स था कि उन्होंने उसको गोली नहीं मारी और बोले कि आप आवाज़ दीजिए। और जब माँ उसकी उसको आवाज़ देती है और वो बोलता है कि नहीं माँ ये लोग मुझे मार देंगे, तो उसकी माँ बोलती नहीं बेटा इंडियन आर्मी के लोग मारेंगे नहीं, तुम चिंतित मत हो, इन्होंने प्रॉमिस किया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडियन आर्मी ने उसको मारा ही नहीं, मतलब उस आतंकवादी को नहीं मारा। सोच सकते हो कि इंडियन आर्मी के अंदर कितनी इथिक्स है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा इंडियन आर्मी के लोग
खुद लोग उनको मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कहीं कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी जवाब नहीं देते पलट के। या इंडियन आर्मी तो छोड़ो, इंडिया का कोई भी सिपाही हो, तो ये क्या चीज़ें, ये वास्तव में अच्छे अच्छे लोगों को अपने शासन में शामिल करने की एक नीति है, वही अकबर के अंदर थी। समझ रहे? आप यहाँ पे कई सारे लोगों का नाम मेंशन करोगे, जैसे आपने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है, उनका नाम भी मेंशन करो, चाहे टोडरमल का आप नाम मेंशन करो, चाहे राजा मानसिंह का आप नाम मेंशन करो, क्लियर, या भगवान दास का नाम मेंशन करो कि किस तरीके से इन लोगों को अपने नेतृत्व में रखा और इनको उच्च मनसब प्रदान किया। समझ गए? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी देखो, इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखनी बाकी हैं, ये एक गहन टॉपिक होता है और इस पे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, तो आपको और भी कई सारे नए पॉइंट्स मिल जाएंगे और एक व्यापक समझ बनेगी कि वास्तव में, जैसे कई बार कहा जाता है ना कि गांधी ने अहिंसा की नीति क्यों अपनाई, अहिंसा ही क्यों अपनाया, हिंसा क्यों नहीं अपनाई, क्लियर। तो गांधी मूर्ख तो था नहीं, कोई तो रीज़न रहा होगा, तो वो रीज़न क्या, वो मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे। तो वही चीज़ अकबर का था। हालांकि हमने थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे इसको क्रम में लगाएंगे और निष्कर्ष आप कैसे इसमें देंगे। निष्कर्ष देखो, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि क्या आप मानते हैं, सोची समझी, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ही यही होता है कि आपको क्या ये लगता है कि मुगल सत्ता की जो धरा थी वो राजपूतों की नीति पर ही खड़ी हुई थी। अर्थात अगर मुगल साम्राज्य का जो साम्राज्य था उसे पराजित करना था, तो राजपूतों के अगेंस्ट उनको कर दो, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि औरंगजेब की राजपूतों की नीति, औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति ने मुगल साम्राज्य को धराशायी कर दिया। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि हाँ, औरंगजेब अकबर से किस तरह से भिन्न था, अकबर ने किस तरीके से साम्राज्य बनाने की कोशिश की और औरंगजेब ने उसे समाप्त करने की। समझ गए? बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, चिंतित ना हो। हालांकि आपको कई सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ।